आप IIT BHU से पास आउट हैं और काफ़ी अच्छी टीम आज की डेट में सर की इनके कॉलेज में और इंस्टीट्यूशन में है जो साइंस एजुकेशन के लिए काम कर रही है। सर आपका स्वागत है। We are having with us Dr. Roop Narayan sir. Roop Narayan sir is nowadays very busy with, I mean, CCS University is controller of examination at present. अभी थोड़ी देर पहले उनका प्रेस इंटरव्यू चल रहा था, तो क्योंकि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पहली यूनिवर्सिटी है जो कोविड के इस टाइम में एग्जाम करा रही है, तो इट्स आई मीन बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फेसिंग। और चूंकि आप सभी ज्यादातर लोग रूपनारायण सर को परिचित भी हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो टाइम जरूर निकालेंगे दिस सेशन। यही चल रही है ना, तो सर का स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सोमदेव भारद्वाज जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, जो कि विज्ञान भारती के संगठन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के। बहुत ही अधिक व्यस्त और एक ट्रेजिडिक सिचुएशन उनके पड़ोस में हुई है, उसके बावजूद उन्होंने समय निकाला है और हमारे साथ हैं। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू भारद्वाज जी सर। हमारे साथ इंडस्ट्री से जुड़े हुए मनोज शर्मा जी हैं। मनोज शर्मा जी इज रनिंग हिज ओन IT इंडस्ट्री। He is, I mean, recruiting number of engineers every year. और इनको क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे बच्चों को टीचिंग स्कूल लेवल पे अगर गाइड किया जाए तो दे कैन परफॉर्म मच बेटर इन देयर वर्किंग एरिया। तो उसके लिए मनोज जी हमारे साथ हैं, तो मनोज जी को भी हम लोग सुनेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिजाइन थिंकिंग की बात करूंगा at the end of the session. So now we are going to start with the session with Dr. Manoj Kumar Pataria sir, and eagerly we are waiting to listen him. पटारिया सर का लेक्चर डेफिनेटली बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनको शेयर भी किया था प्रभात जी को, उनका पुराना एक इंटरव्यू टीवी का था। तो Pataria sir, we request you to please put your kind words to us. नमस्कार। और डॉक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी जी और विपिन कुमार जी, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सभी पदाधिकारीगण, विज्ञान भारती उत्तर प्रदेश प्रांत और जो मेरठ प्रांत है उसके सभी पदाधिकारीगण, सभी शिक्षकगण और सभी साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये आप लोगों ने जो कार्यक्रम खासतौर पर जो शिक्षक हैं उनको उनके ओरिएंटेशन के लिए रखा है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे खुशी है एंड आई फील फॉर्चुनेट टू बी एबल टू amongst you in this afternoon and it gives me a great pleasure for that. और मेरी सबसे पहले सभी आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके सफल आयोजन के लिए। मेरा जो विषय डॉक्टर द्विवेदी जी ने बताया है वो साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जो कि मेरे रुचि का विषय रहा है और अभी भी है। तो मैं आपको संक्षेप में थोड़े अपने विचार जो भी हैं वो शेयर करना चाहूंगा उससे जुड़े हुए। और आप एक्चुअली जो हमारे शिक्षक हैं वो एक वाहक हैं उन विचारों को आगे स्टूडेंट्स में इंटरप्रेट करने के लिए, तो वो उसको आगे लेके जाएंगे ऐसी मुझे आशा है। और स्टूडेंट्स के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से वो विचार समाज के अंतिम छोर तक पहुंचेंगे, तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और एक हम सारगर्भित कार्य की ओर बढ़ पाएंगे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आमतौर पर एक मिसबिलीफ है हमारे सोसाइटी में कि विज्ञान पढ़ना या वैज्ञानिक जानकारी को आत्मसात करना या BSc MSc PhD करना ही शायद वैज्ञानिक दृष्टिकोण
के माने हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वैज्ञानिक नॉलेज से सीधा कोई संबंध नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक विज्ञान पढ़ा लिखा आदमी या विज्ञान पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने विज्ञान की विधिवत शिक्षा ग्रहण की हो, भले ही वो प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे हों, उनमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी हो सकती है। और एक हमारा किसान, मजदूर और जो समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति है, भले ही वो पढ़ा लिखा ना हो, भले ही वो विज्ञान कभी ना जाना हो, लेकिन उनमें एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति हो सकती है और होती है कई लोगों में। तो ये बड़ा विरोधाभास सा लगता है। तो कई लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे ये, तो इस पर थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूंगा कि फर्क क्या है। जैसे मैंने कहा कि विज्ञान की नॉलेज, विज्ञान की जानकारी एक अलग आयाम है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक पूरी तरह से दूसरा आयाम है। हालांकि अगर विज्ञान की जानकारी है, विज्ञान की शिक्षा दीक्षा है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आने में थोड़ा थोड़ा मदद मिल सकती है, लेकिन वो उसका प्री रिक्विजिट नहीं है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए वैज्ञानिक शिक्षा जरूर होनी ही चाहिए, या बीएससी, एमएससी, पीएचडी या बीटेक, एमटेक या जो भी है वो करना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। क्योंकि जो विज्ञान की जानकारी है वो एक नॉलेज है, नॉलेज बेस है। जितनी आपको ज्यादा नॉलेज होगी उतना ज्यादा आप उस नॉलेज का काम कर पाएंगे। लेकिन वो काम करेंगे कैसे, उस काम की गुणवत्ता क्या होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, और समाज में आप किस प्रकार से उसको आगे ले जा पाएंगे, तो ये जो सारी चीजें हैं उसको करने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत होती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक तरह से वैज्ञानिक जानकारी ना हो करके उस जानकारी का बेहतर इस्तेमाल करना सिखाता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसको हम वैज्ञानिक प्रवृत्ति भी कहते हैं, वैज्ञानिक अवधारणा भी कहते हैं, और उसके विभिन्न रूप हैं, उस माध्यम से हम जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना मतलब आप कितने सिस्टमेटिक हैं, कितने व्यवस्थित हैं अपने जीवन में। हाउ डू यू कंडक्ट एंड बिहेव इन द सोसाइटी, हाउ यू एड्रेस द प्रॉब्लम्स, how you are able to analyze things, how you can have the minute observation. So these are the attributes which are defining your scientific temperament और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो अगर ये प्रवृत्तियां किसी व्यक्ति में हैं तो कहा जाएगा कि उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे रहे, बड़ी बड़ी पोजीशन लेके बैठे रहे, लेकिन अगर आप में ये वाली प्रवृत्तियां नहीं है तो माना जाएगा कि आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है या कम है। एज ए कंट्रास्ट दूसरी ओर अगर आप देखें तो समाज में ऐसे बहुत अच्छे आपको कारीगर मिलेंगे, बहुत अच्छे कामगार मिलेंगे, बहुत अच्छे प्रगतिशील किसान मिलेंगे जो एक वैज्ञानिक पद्धति से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेतीबाड़ी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, मुझे लगता है अगर इनका विकास होगा समाज के हर वर्ग में, और क्योंकि शिक्षक उसका सबसे बड़ा संबल है, सबसे बड़ा साधन है, तो अगर आपके माध्यम से ये होगा और बच्चों में होगा, तो न केवल इस जनरेशन में, क्योंकि बच्चों के माध्यम से ये वैज्ञानिक संस्कार पेरेंट्स में भी पहुंचेंगे, पेरेंट्स दूसरे तरह के संस्कार देते हैं, समाज दूसरे तरह का संस्कार देता है, लेकिन एक विज्ञान का संस्कार बच्चा भी अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, अपने समाज को, मोहल्ले को, गली को दे सकता है। तो ये एक समझने की आवश्यकता है मेरे विचार से कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का तात्पर्य विज्ञान जानना नहीं है। विज्ञान जानना एक अलग चीज है, और वैज्ञानिकता, विज्ञान का एक प्रवृत्ति होना, वो एक अलग अवधारणा है। उसको और मैं उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा, और उदाहरण देकर के हम लोग समझना चाहेंगे। हम में से बहुत सारे लोग वैज्ञानिक प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग जब कोई भी चीज होती है तो वी टेंड टू जंप टू द कंक्लूजन, जबकि विज्ञान की पूरी एक पद्धति है, एक उसकी व्यवस्था है। मैं एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगा। जैसे हमें से सारे लोग वयस्क हैं और काफी जो है आगे हैं, और सबके बच्चे हैं, और हम लोग भी जब बच्चे थे तो हर परिवार में शादी विवाह की बात चलती है जब बच्चे बड़े होते हैं, ठीक।
बिटिया है तो उसके विवाह की बात चलेगी, बेटा है तो उसके विवाह की बात चलेगी। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके लिए मैच ढूंढते हैं, 10 जगह 4 जगह 2-4 जगह बातचीत चलाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये करके डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन क्या है, मेथड ऑफ साइंस है, विज्ञान की एक प्रक्रिया है। फिर क्या होता है, घर के सारे बड़े लोग या जो भी लोग हैं बैठते हैं, बात करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं। तो एनालिसिस भी विज्ञान की प्रक्रिया है। कोई भी जानकारी है हमें उसको एनालाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके देखते हैं कि भैया ये जो मान लीजिए 10 प्रपोजल हैं, 10 प्रपोजल में से जो 3 लड़के हैं वो तो जॉब ही नहीं करते, 2 लड़के हैं उनके पास तो जमीन घर नहीं है, तो 5 तो वैसे ही आउट हो गए, बचे 5। उनमें से लास्ट में 2 में टशल होती है कि ए और बी। ए और बी में देखते हैं भैया उसका रहन सहन कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके और दूसरे एट्रीब्यूट्स कैसे हैं। उसके आधार पर फिर हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे सब संबंधी उस निर्णय तक पहुंचते हैं जो उन्हें इस बात का निश्चित एक रिजल्ट देता है कि भाई ही और शी इज द वन। एक लड़का या लड़की की तरफ आप लोग निश्चय करके आगे बढ़ते हैं विवाह के मामले में। तो ये पूरी की पूरी वैज्ञानिक पद्धति है। लेकिन हम लोग गलती कब करते हैं, जब कोई हमें गलत बात बता देता है, जिसे कहते हैं हम लोग कई बार कोई कान में कुछ कह दिया किसी के बारे में, हम मान लेते हैं। हमें कुछ दिखा, हम सोच लेते हैं ऐसे ही है। हमने कुछ समझा, हम मान लेते हैं ये सही है। तो ये जो प्रवृत्ति है, यहाँ पर हम वी आर ट्राइंग टू जंप टू द कंक्लूजन विदाउट फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड। तो कुछ मामलों में तो हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा होगा कि जो इस तरह के काम हम लोग करते हैं, या कोई भी बड़ा डिसीजन घर में लिया जाना है या परिवार में लिया जाना है, या जहां पर भी ये सारी प्रक्रिया का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे डिसीजन ज्यादा बेहतर होंगे, ज्यादा अच्छे होंगे, ज्यादा सटीक होंगे और ज्यादा वैज्ञानिक होंगे। तो हर रोज, हर समय हम जहां कहीं भी हैं, चाहे हम अपने घर में हों, चाहे अपने दफ्तर में हों, स्कूल में हों, विद्यालय में हों, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, गवर्नमेंट संस्थान, कहीं भी हों, हमें जहां भी हैं हमें उस स्तर के निर्णय लेने होते हैं। ये निर्णय कितने वास्तविक होंगे, ये हमारे एनालिटिकल अप्रोच पर निर्भर करता है। हमारे निर्णय कितने, in case we are able to take the decisions without any bias, without any prejudice, without any pressure, without any greed, even without any fear, if we are able to do that, it means we are having a scientific temperament. अगर हम किसी तरह पक्ष नहीं लेते हैं, हम एक न्यूट्रल, एक सही निर्णय मार्ग की ओर बढ़ते हैं, एंड मोर ओवर वी टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हम ऐसे ही भावावेश में कोई निर्णय नहीं ले लेते हैं, हम जानकारी इकट्ठी करते हैं, जानकारी को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके तब निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ ये निर्णय हमारा सही है या ये निर्णय हमारा गलत है। तब हम निर्णय लेते हैं तो माना जाता है ये वैज्ञानिक तरीके से लिया गया निर्णय है। तो हम जहां कहीं भी हों, सुबह पता चला हमें ड्रेस पहनने से लेकर के कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या करना है, किससे क्या बात करनी है, किस काम में क्या निर्णय करना है, सारी चीजें सुबह से लेकर शाम तक हमारे निर्णयों पर आधारित है। और हमारा आज का लिया गया निर्णय कल हमारे भविष्य को, परसों हमारे बच्चों के भविष्य को, और तरसों बच्चों के भविष्य को प्रभावित करने वाला है। तो ज्यादा अच्छा है कि हम स्वयं को और अपने साथी नागरिकों को एक सही निर्णय लेने में सक्षम बनाएं, जिसमें वैज्ञानिक जानकारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों की मिलीजुली समन्वित रीति काम आती है। क्योंकि जानकारी भी जरूरी है और उसकी प्रवृत्ति भी जरूरी है विज्ञान की। माना जाता है बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज एंड द साइंटिफिक टेम्पर होल्ड्स द की फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड एंड द सोसाइटी। सो दोनों का बराबर बराबर मात्रा में समावेश हमें सही निर्णय की ओर ले जाता है। कहा जाता है कि if we are unable to take the decision at right point of time, then what will happen? The time is going to take the decision on your behalf. Then what will happen? Over the period, you will be left with no option other than to accept the decision that time has taken for you. So don't allow the time to take decision on your behalf. Take your own decision. Enable yourself, enable your fellow citizens, your family members, your colleagues, your friends, everybody, whosoever you come in contact with.
to be able to take right kind of decision at right point of time. कहा जाता है कि सही समय पर अगर निर्णय नहीं लिया गया तो आगे चल करके नुकसान हो सकता है, परेशानी हो सकती है, तो ज्यादा अच्छा है हम सही निर्णय लें। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसी से जुड़ी हुई कि नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। Whatever knowledge you are gaining through education, through discussion, through reading, through TV, through internet, through your neighborhood, through your surroundings, through your family, teachers, whatever information you are gathering, that information is very, very important. But how to make best use of that information, that is very important. What happens? I will give you an example. You have a matchbox, एक दिया सलाई है। दिया सलाई से हम क्या क्या कर सकते हैं? हम दिया जला सकते हैं, हम खाना बना सकते हैं, और हम कहीं आग भी लगा सकते हैं। तो ये जो निर्णय है आग लगाने का, खाना बनाने का या दिया जलाने का, ये हमें करने के लिए सबल करता है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जानकारी है कि दिया सलाई है, टेक्नोलॉजी है, दिया सलाई से आग जलाई जा सकती है, दिया जलाया जा सकता है, लेकिन उन तीनों में से हमें करना क्या है, ये एबिलिटी हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट सिखाता है। तो इस तरह से अगर हम अपने समाज में ये वाली एबिलिटी लाएंगे तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने से पहले सही या गलत एक बार अगर इस अवधारणा को आत्मसात करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा, तो निर्णय ज्यादा सही होंगे, ज्यादा उपयुक्त होंगे। समाज में आप देखते हैं बहुत सारी विषमताएं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी गलतफहमियां और बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी फेक न्यूज, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो अगर हम समाज में ये चीज ले जाएंगे, अफवाहें, तो अगर हम ये चीज ले जाएंगे, उस तरह की दृष्टि विकसित कर पाएंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी होने में देर नहीं लगेगी और इस तरह से हम एक सही रास्ते पर आगे जा सकेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके संविधान में ये व्यवस्था की गई है अंडर द चैप्टर 51, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहा गया है। मौलिक कर्तव्य, आमतौर पर हम लोग मौलिक अधिकारों की बात करते रहते हैं, अधिकार क्या हैं, लेकिन अधिकार होने के साथ साथ एक भारतीय नागरिक होने के नाते हर एक व्यक्ति का एक मौलिक कर्तव्यों में से मैं बताना चाहूंगा एक कर्तव्य यही भी है कि हम अपने अंदर, फेलो सिटीजन्स के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, मानवता का विकास करें, रिफॉर्म, परिवर्तन, अगर कोई अच्छा परिवर्तन वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर होने वाला है उसको स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखें। और सबसे बड़ी चीज जो कही गई है कि विज्ञान और मानवता दोनों का समन्वित रूप से इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा विज्ञान, जैसे कि आइंस्टाइन ने एक बार कहा है कि विज्ञान के बिना हमारा ज्ञान अधूरा है और आध्यात्म के बिना विज्ञान अधूरा है। तो जो भारतीय आध्यात्म है, मुझे लगता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे जो संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ एक जो मानववाद को जो जोड़ा गया है, वो मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम तो साहब वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानते हैं, सब कुछ वैज्ञानिक है, और फिर तो जो दूसरी आपकी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं और सब चीजों को वो उससे जोड़ देते हैं, कपोल कल्पना से जोड़ देते हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो संस्कार हैं हमारे, वो जो हमारी रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनके अंदर भी तो विज्ञान है। उस विज्ञान को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वही विज्ञान, वही आध्यात्म हमारे समाज को अक्षुण्ण रखे हुए है और हमें एक सही रास्ता दिखाता है। तो एक जो दोनों का संयोजन है, विज्ञान और आध्यात्म का, वो न केवल हमारे समाज में बल्कि हमारे संविधान से भी हमें लेने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो न केवल स्वयं में बल्कि साथी नागरिकों में तीन चीजों का हमें विकास करना है: वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और तीसरा की रिफॉर्म्स, कि हम अगर जो नया ज्ञान है उसके आलोक में कुछ परिवर्तन भी करना हो तो हम वो चेंज करने के लिए भी तैयार रहें और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, बल्कि परख कर, वैज्ञानिक ढंग से परख कर ही हम किसी नतीजे पर पहुंचे। तो ये सारी बातें हमारे संविधान में बताई गई हैं, जो कि जो आने वाली जो हमारी विज्ञान नीति है जिस पर अभी काम हो रहा है, उसमें भी इस तथ्य को उजागर किया गया है कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं एक दूसरे इसके और विस्तार की तरफ जाऊंगा जो शायद नया नहीं होगा आपके लिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक पद्धति को हम 5 भागों में बांटते हैं।
सबसे पहला तो है जिज्ञासा होना, जिज्ञासु होना। कई लोगों में देखा जाता है कोई जिज्ञासा ही नहीं है, कोई उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, सब चल रहा है, सब बढ़िया है, लेकिन प्रगति के लिए ये मतलब जरूरी है। तो जिज्ञासा अगर हमारे अंदर होगी, दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। सो क्यूरियोसिटी इज द फर्स्ट स्टेप फॉर हैविंग द साइंटिफिक टेम्पर एंड फॉलोइंग द मेथड ऑफ साइंस। जब हमारे अंदर जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम जानकारी इकट्ठी करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कुछ भी काम करना होता है, हम डाटा कलेक्शन करते हैं। साइंस में भी यही है, कोई भी थ्योरी है, कोई भी हाइपोथेसिस है, कोई भी रिसर्च वर्क है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, हाइपोथेसिस लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, फिर उसके आगे जाते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। तो क्यूरियोसिटी को हमें वो करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए जानकारी इकट्ठी करनी है, तो डाटा कलेक्शन हो गया, इंफॉर्मेशन कलेक्शन। अब द जानकारी दैट वी हैव कलेक्टेड मे बी करेक्ट, मे नॉट बी करेक्ट, may be verified, may not be verified. So what to do to analyze that information? वो जानकारी हमें उसका विश्लेषण करना है। विश्लेषण करके हमें ये पता चल जाएगा क्या सही है, क्या गलत है। तो जो सही है उसको हम आगे लेकर के चलेंगे। उसके बावजूद भी फिर फर्दर विज्ञान में, चूंकि विज्ञान तो पक्की बात मानता है, तो फिर हमें एक्सपेरिमेंटेशन करना है, प्रयोग द्वारा प्रायोगिक सत्यापन करना है। तो तीसरा स्टेप हो गया एक्सपेरिमेंटेशन। पहला क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, दूसरा डाटा कलेक्शन यानी जानकारी एकत्र करना, तीसरा एक्सपेरिमेंटेशन। अब तो प्रायोगिक सत्यापन, कई बार क्या होता है कि लैब में एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, कई बार समाज की लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। कई चीज हम समाज की लेबोरेटरी, जो खुली प्रयोगशाला है, वहां से सारी चीजें वेरीफाई करते हैं, जानकारी लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो अगला पॉइंट है वो है माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। फिर हम उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और तब जाकर के हम कोई निर्णय लेते हैं कि ये जो हमारी जानकारी है, ये जो हाइपोथेसिस है, ये वैलिड है या वैलिड नहीं है। और खासतौर पर जब वो हमारे एक्सपेरिमेंट में सेम रिजल्ट आते हैं, कम से कम 2 बार तो हम करेंगे ही। अगर 2 बार में कुछ उसमें भ्रम आ गया तो हम तीसरी बार भी करेंगे। तो अगर वो सेम रिजल्ट्स आते हैं तो तब तक हम उसको रिपीट करते हैं प्रोसेस को, और जब सिमिलर रिजल्ट आने लगते हैं तब हम मानते हैं कि हाँ, ये प्रक्रिया अब सही है, साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम मेथड ऑफ साइंस कहते हैं, और इस प्रक्रिया को अपनाने की प्रवृत्ति को हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। ये हमारे समाज में अगर हम विकसित करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। अब इसी के साथ ही मैं एक दूसरे पहलू पर आना चाहूंगा जो इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं कहाँ काम करता हूँ, हमारे जो डॉक्टर द्विवेदी जी हैं और जो हमारे और साथी उन्होंने बताया कि मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में काम करता हूँ, जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। व्हाई इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, व्हाई नॉट साइंस एंड व्हाई नॉट ओनली टेक्नोलॉजी? बिकॉज साइंस is a concept that is mostly invisible and technology is the application of that concept. इसीलिए जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रोपोगेट करने के लिए हैं, और कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ साइंस पढ़ाई जाती है, कहीं कहीं दोनों चीजें पढ़ाई जाती हैं। हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहा करते थे कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी में भेद कैसा, दोनों एक साथ हैं। एक फंडामेंटल साइंस है, दूसरा अप्लाइड साइंस है, तो दोनों के बीच में दीवार कैसी? बात सही है। इसीलिए शायद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया गया। इसीलिए जहां भी साइंस की बात होती है वहां टेक्नोलॉजी की बात होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है। तो एक हमारे मन में विचार आया कि हम लगातार इतने सालों से साइंटिफिक टेम्पर की बात तो कर रहे हैं, तो साइंस तो है लेकिन साइंस के साथ टेक्नोलॉजी भी तो है। तो देयर कुड बी ए मिसिंग लिंक that we are able to identify as the technological temper. If there is science and technology, so there has to be scientific temper as well as the technological temper. So what is this technological temper all about? That is also very, very important. So we thought, we analyzed about the technological temper also. And it's a new innovation in the area of all these attitudinal aspects of science and technology. So what we understood over the period, that if the scientific temper helps us to shape our inner self, how do we behave, how do we perceive, how do we decide, how do we analyze? So these attributes are really are called scientific temper. As a contrast, the technological temper is what we deliver, what is our outcome,
what is visible part of our this temperament. Like if we have done some kind of some development or some innovation or some gadget, anything, whatever is visible, the product, that is, in my opinion, is the product of our technological temper. To make it further clearer, if you can see my fingers here, so the lower finger is your hand and the upper finger is your head. So in my opinion, technological temper is all about something. If you are able to synchronize your head and hands together in a way, precisely, with precision, so that you are able to achieve excellence. And excellence not only in science and technology, wherever you are working, whether you are working in a laboratory or you are working in a college, or even a sweeper, if he or she is sweeping, I think that also makes a difference. If a technological temperament person, if he is doing any task, it would be different from the person who is lacking that technological temper. इसको मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूंगा टेक्नोलॉजिकल टेम्पर को, कि मान लीजिए हम बाजार जाते हैं और बाजार में हमें एक टेबल कुर्सी लेना है, टेबल चेयर लेना है, स्टडी टेबल और चेयर लेना है। तो हम क्या करेंगे, दुकान नंबर 1 में जाएंगे, दुकान नंबर 2 में जाएंगे, दुकान नंबर 3 में जाएंगे, एंड फाइनली वी डिसाइड टू बाय द चेयर एंड टेबल फ्रॉम द शॉप नंबर 3। व्हाई? इसलिए क्योंकि शॉप नंबर 3 का जो प्रोडक्ट है, जो टेबल और चेयर है, वो ज्यादा फिनिश है, ज्यादा प्रेजेंटेबल है, ज्यादा बेटर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, अच्छा लगता है। अब क्या फर्क है शॉप नंबर 1, 2 और 3 में? शॉप नंबर 1 भी वही है, 2 भी वही है, 3 भी वही है। सेम सेट ऑफ रॉ मटेरियल, ऑल 3 आर यूजिंग। सेम सेट ऑफ टूल्स, ऑल 3 आर यूजिंग। सेम सेट ऑफ कारीगर्स, ऑल 3 आर यूजिंग। व्हाट्स द डिफरेंस? So in my opinion, the basic difference of the shop number 3 is because the people who are working in shop number 3 having more technological temper. That's why they are able to synchronize their head and hands together so that they can produce well finished products as compared to the people, the products of shop number 1 and shop number 2. So thereby they are displaying more technological temper, because their product is more finished, more presentable, more accurate. Wherever all 3 are using same set of raw materials, same set of tools and same set of people from same belongings. आप देखते होंगे कि किसी कॉलेज में, मान लीजिए आपका, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं या मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूं, किसी मेडिकल कॉलेज में मान लीजिए 20 students, they get admission in MS, Master of Surgery. Okay, after they pass out, then what happens to all these 20? उसमें से 18 लोग गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं, गायब माने कहीं और नहीं हो जाते हैं, वो अच्छी जगह काम कर रहे होते हैं, अच्छी पोजीशन में काम कर रहे होते हैं, अच्छी सैलरी मिल रही होती है, but only 1 or 2 people out of that lot becomes famous. What's the difference? Why so? एक ही डॉक्टर या दूसरा या 2 डॉक्टर क्यों फेमस होते हैं, बाकी 18 कहाँ खो जाते हैं? क्या फर्क है? दोनों ने एक ही डिग्री ली है, किसों ने एक ही डिग्री ली है, एक ही जगह पढ़े हैं, एक ही टीचर से, उसी तरह के सेट ऑफ टीचर से पढ़े हैं, उसी तरह के सेट ऑफ लेबोरेटरीज में काम किया है, उसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। Then what's the difference? So in my opinion, the difference is their technological temper. That is why they are able to synchronize their head and hands together when performing surgeries, because they can do very superfine surgery. That's why they become famous. As a contrast, the other 18% cannot do that, although they possess the degree, but they are also doing, they are also sitting in the system, but it makes a difference. So wherever you are, in my opinion, for the countries like India, technological temper seems more relevant as compared to scientific temper. Although scientific temper at the bottom level is very, very significant, very, very important, because it is more towards our attitudinal aspects, our behavioral aspects, whereas the technological temper is more towards our working aspects. How do we deliver? How do we conduct? How do we produce? So this is, I wanted to
say about all these things. And to make it further clearer, recently I was attending a meeting, high-level meeting, where it was revealed that India is the third largest. India is the country having the third largest scientifically and technologically trained people in the world, whereas India is also at the same time importing something like 95% precision technology from outside. See the contrast. We are the people, हमारे देश में पूरी दुनिया में पाए जाने वाले ट्रेंड वैज्ञानिकों और तकनीकी विदों की संख्या पूरी दुनिया में हम तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन हम बाहर से 95% प्रिसीजन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं. सी द फन, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर लैकिंग. सो I would like to share it with you. That was told by at one point of time by one of the Director Generals of CSIR, Dr. R.A. Mashelkar. वो कहते हैं कि भारत आमतौर पर सरस्वती के बारे में तो काफी आगे है. हम विद्वान हैं, हमारे पास ज्ञान है और हम विश्व गुरु रहे हैं, अभी भी हैं, होंगे. लेकिन what we are lacking how to convert that Saraswati into Lakshmi, because Lakshmi is also important for running the show. So Lakshmi is the product, concept is science, Lakshmi is the technology. So how to convert that science, how to convert that concept into technology, I think the technological temper, that makes the difference. So more the technological temper we have, more we should be able to convert Saraswati into Lakshmi, to convert the concepts into technology. Most of the time, what is happening, has been happening in India, assembling, bringing the parts from outside, assembling in India. So this was being done for the decades together. But now things are changing. And I am very happy to say that a couple of years back, India had only 2 mobile phone companies. Now there are hundreds of mobile phone companies emerged in India over the period. So this is how we are changing. So if these aspects are percolated deeper into the society through all of you, through the teachers, I think sooner the better. We should be changing from 95% technology, precision technology importing country to 95% precision technology exporting country. So this is the difference we want to see in the country to be happened in near future. So I think इसी के साथ ही मुझे लगता है कि समय पूरा होता है और मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपके माध्यम से हमारे विद्यार्थियों तक जाएंगी, उनके परिवारों तक जाएंगी और हमारे समाज में एक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक जो दृष्टिकोण है उसका विकास होगा. और वैज्ञानिक जानकारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रौद्योगिक जानकारी, प्रौद्योगिक दृष्टिकोण और इस सब से जो इनोवेशन होगा, जो प्रिसीजन टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर पाएंगे, उसकी तरफ मुझे लगता है सारे हमारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस को काम करना चाहिए. एंड द प्राइम एम शुड बी टू डेवलप द प्रिसीजन थिंकिंग. ये अगर हमारे अंदर आएगी तब जो है हम ये प्रिसीजन टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे और ये इस तरह की प्रवृत्ति विकसित करने से आएगी. बचपन से ही अगर बच्चों में, स्टूडेंट्स में हम इसका विकास करेंगे तो आने वाले समय में ये काम काफी तेजी से और काफी बढ़िया तरीके से हो सकेगा. इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए और बहुत शुभकामनाएं. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बहुत ही सारगर्भित बातें रही आपकी और हम लोगों को काफी इसमें जानकारी मिल रही है और मैं खुद इसको समझ पा रहा हूँ. कई बार टेक्नोलॉजी का टीचर होते हुए भी टेक्नोलॉजी टेम्पर को डेवलप करना बच्चों में, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी और उस दिशा में हम लोगों को डेफिनेटली प्रयास करना चाहिए. स्कूल लेवल पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है. अभी मैं ये चाहूंगा कि कुछ क्वेरीज, क्वेश्चंस जरूर हम ले लेते हैं. जी. आप में से कोई भी अगर कुछ पूछना चाहे तो सर हमारे साथ हैं, आप जरूर इंटरेक्शन करें. प्रभात जी. डॉक्टर धीरेन्द्र जी, जो भी those who want to ask queries, they can use the raise hand
या तो कैमरा रेज हैंड कर दीजिएगा तो जो इसको टेक्निकली वो अनम्यूट कर देंगे और आप बात कर सकते हैं। हाँ जी, तो प्रभात जी का तो अनम्यूट कर दीजिए। प्रभात जी एक तो जूम में है और एक ऐसे आप फिजिकली अपना हैंड भी रेज करेंगे तो वी कैन आइडेंटिफाई एंड लाइक वी कैन। अच्छा, आप वीडियो ऑन करके दिखा दीजिए, तो वीडियो में अगर आप हाथ दिखा देंगे तो वो सर जो है कर देंगे। प्रभात जी का आप कर दीजिए। प्रभात जी का, प्रभात जी, ओके, प्रभात जी का आप कर दीजिए अनम्यूट। प्रभात जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी जी अब हो गया। ठीक है जी सर, हमें बहुत अच्छा लगा सुनने के लिए। और एक प्रकार से दो चीज बहुत बढ़िया लगी जो सर ने कहा कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी, अधिकतर इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन शुरुआत हमारी साइंस से ही होनी चाहिए, उसके साथ टेक्नोलॉजी अपना आप खुलती चली जाएगी। तो और दूसरा एक क्यूरियोसिटी जब तक नहीं जागेगी तो हम सभी साइंस के टीचर्स को ये चाहिए कि हमारी भी क्यूरियोसिटी जागे और बच्चे की हम जगा दें। तो शायद वो जो हम सोच रहे हैं कि भाई साइंस के प्रति डिवोशन बच्चों का क्यों घट रहा है, तो वो टेम्परामेंट शायद विकसित हो जाएगा। अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो जैसा सर ने रखा है और नहीं है तो फिर आगे चलिए सर। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन है मोहित सिंह जी का क्वेश्चन है। मोहित सिंह जी, ओके, मोहित जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मोहित जी अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए। मोहित जी आपका रिक्वेस्ट आएगा, अनम्यूट कीजिए। मोहित जी अनम्यूट कर सकते हैं। और हाँ जी, हाँ जी, हो गया, ठीक। ठीक है, पूछिए सर। हाँ मोहित जी, दोबारा अनम्यूट कर लिया। मोहित जी आपने फिर म्यूट, दोबारा अनम्यूट कीजिए। ठीक है, तो आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आवाज आ रही है। यस, हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आवाज आ रही है, पूछिए ना। बोलिए सर, बोलिए। आपकी बहुत अच्छी आवाज आ रही, बताइए। आवाज भी आ रही है, फोटो भी आ रही है। मोहित जी बोलिए। मोहित जी को शायद हमारी आवाज नहीं आ रही है। तो जब तक मोहित जी नहीं बोल रहे हैं, रोहित जी बोल सकते हैं। रोहित जी, इन बिटवीन मैं सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई साहब, जी, बोलिए। आ रही है। मोहित जी पूछिए, आप पूछिए, आप क्वेश्चन पूछिए, आप, आपकी आवाज आ रही है। सर जो माइक्रो ऑब्जर्वेशन की बात करी है उसको हम कैसे बच्चों के अंदर जागृत करें, उसके बारे में पूछना चाहूंगा मैं। उसके लिए देखिए, जो आप लोग एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं बच्चों में, वो एक है। और काफी जो एक्टिविटीज हैं जो आप लोग आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज में मैं बताना चाहूंगा कि कई सारी चीजें, अभी मैं कहीं पर बात कर रहा था कि जिन दिनों में दूरदर्शन किसान चैनल में था, तो हमारे कुछ लोगों ने जाकर के गाँव में ये किया कि ये देखा कि खेतों में फसलों में कई तरह के कीड़े लगते हैं, लेकिन वहीं पर आसपास कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जो उन कीड़ों को खाते हैं। तो एक एक मतलब शत्रु कीट है और एक मित्र कीट है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो वो शत्रु कीट के साथ मित्र कीट भी खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको फोटो खींचे जा करके, उनके वीडियो बनाए
और किसानों को बताए कि आप इनको पहचानते हैं क्या। तो उनके स्थानीय नाम भी इकट्ठे किए, उनके जो वैज्ञानिक नाम है वो भी इकट्ठे किए। तो बहुत सारे किसानों ने उनको पहचान लिया। वही सारी चीजें फिर बच्चों को बताई गई। बच्चों से कहा गया कि आप पहचानते हैं इनको, तो बच्चों ने कहा नहीं हम तो नहीं पहचानते हैं। कुछ एक आध बच्चे ने पहचाना कुछ चीजें। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करा करके बच्चों की एक ऑब्जर्वेशनल एक इफिशियंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है, ताकि वो उनको पहचानने लगें और बारीकी से देखें किसके पैर कैसे हैं, किसके पंख कैसे हैं, किसमें कितनी बिंदियां हैं। तो इस तरह की चीजें माइक्रो लेवल पर उनको ऑब्जर्व करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। तो आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी हैं उनमें इस तरह की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे आप लोग बहुत सारी और चीजें कर सकते हैं। मिट्टी के विभिन्न प्रकार होते हैं, आप अलग अलग तरह की मिट्टियां उनसे पहचानवाएंगे, अलग अलग तरह की और इस तरह के बाहर आउट ऑफ द स्कूल एक्टिविटीज कराएंगे, तो उससे बहुत उनकी ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी बढ़ेगी और वो खुद ब खुद फिर बहुत सारी चीजें ऐसी खोज के देंगे जो आपने भी उनको नहीं बताई होंगी, वो ढूंढ के लाएंगे। ये ऐसे इस तरह से हम उसको मेजर भी कर सकते हैं और विकसित भी कर सकते हैं। और बाकी उन पर छोड़ दीजिए, बच्चे कल के होनहार हैं और वो अपने अपने ध्यान से बहुत सारी चीजें करेंगे। बस एक बार हमें उनको ट्रिगर करने की जरूरत है। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न, किसी की कोई जिज्ञासा? हमारे सारे साइंस टीचर जुड़े हुए हैं। तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा रूपनारायण सर, रूपनारायण सर है ना अभी? डॉक्टर द्विवेदी जी और सभी विपिन कुमार जी, सभी लोगों से मैं अनुमति लेना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक मिनट में रूपनारायण सर से रूपनारायण सर इस समय विज्ञान भारती मेरठ प्रांत के प्रेसिडेंट हैं और सीसीएस यूनिवर्सिटी में बॉटनी के एचओडी हैं। साथ में वो अभी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के। तो अभी हमारे साथ थे। थोड़ी सी क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन का एक बड़ा चैलेंज चल रहा है, तो अभी उनका पत्रकार वार्ता भी चल रही थी। तो रूपनारायण सर हैं क्या अभी? नहीं है ओके, रूपनारायण जी हैं लेकिन अभी नहीं है। अच्छा, तो खैर मैं वाइस प्रेसिडेंट मेरठ प्रांत पुनीत अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स करे सर का। सर की एक मीटिंग है मनोज पटारिया सर की। तो पुनीत अग्रवाल सर प्लीज। पुनीत अग्रवाल जी वाइस चेयरमैन है मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इनके 2-3 इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग के, और सर स्कूल और इंजीनियरिंग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी हैं। तो पुनीत अग्रवाल जी प्लीज सर को वोट ऑफ थैंक्स करें प्लीज। सर गुड आफ्टरनून वंस अगेन। सर बड़ा अच्छा लगा सुन के आपके वर्ड्स। इस समय जैसे जैसे अगर आपने देखा हो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम लोगों ने देखा है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च R&D का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को दिया जा रहा है, और अपेक्षा की जा रही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अब एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ना रह के R&D भी उसमें अपने करिकुलम में इनकॉर्पोरेट करेंगे और आगे रिसर्च प्रमोट करेंगे। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो DST और अदर जो R&D प्रमोट कर रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट्स में, उन लोगों को एक जागृत करना पड़ेगा, जहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स को वो जागृत कर उनके मन में R&D का कर सकें। तो ऐसे में आप जैसे लोग जो कि आते हैं और जो कि एक प्रमोट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, एक लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं और लोगों को प्रमोट करते हैं। ऐसे में बड़ा अच्छा लगा आपके वर्ड सुनकर, और हम आशा करते हैं हम आपके शब्द आगे भी सुनते रहेंगे, आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे। आपका इस टाइम पे जहाँ पर सब लोग बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, इसमें भी आपने अपना टाइम निकाला और आके अपने वर्ड्स दिए। थैंक यू फॉर दैट। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मुझे भी अच्छा लगा बातचीत करके सबसे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।
अब अगला सेशन पुनीत सर का ही है, तो आई रिक्वेस्ट पुनीत सर, प्लीज पुट योर काइंड वर्ड्स टू आवर टीचर्स so that they can understand how to, generate this scientific and technological temperament. As before that, मैं पुनीत जी का एक start introduction दूंगा. पुनीत sir is the educator in this region. मेरठ क्षेत्र में आपका स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में एक अच्छा योगदान है. हजारों स्टूडेंट्स सर के इंस्टीट्यूशन से और इनके गाइडेंस में पढ़ के जा चुके हैं, जो भारत और विदेश के बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, और आज भी एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन हम लोग मानते हैं इंजीनियरिंग में. तो एक परफेक्शन के साथ काम करना, एक टेक्नोलॉजिकल थॉट के साथ काम करना, फैकल्टी में भी और स्टूडेंट में भी एक वर्क फोर्स को प्रॉपरली गाइड करना सर के वर्किंग कल्चर में है, वर्किंग इनके नेचर में है. तो वी आर वेरी प्राउड टू हैव सच काइंड ऑफ लीडर विथ अस एज ए वाइस प्रेसिडेंट वसुधैव विज्ञान संस्थान विज्ञान भारती मेरठ. तो आई रिक्वेस्ट पुनीत सर, प्लीज पुट योर काइंड वर्ड्स टू अस. पुनीत सर, प्लीज. Thank you, Dr. Dhiren ji. Thank you everybody for joining in. मैं कुछ चीजें मैं आप लोगों को अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पे ले जाना चाहूंगा. अगर आप देखें तो आज से 2000-3000 साल पहले, उससे भी पहले, अगर आप हम लोगों का वेदास, चारों वेदास, उपनिषद वगैरह स्टडी कर रहे हैं, करा हो, तो उसमें आप पाएंगे कि हम लोगों का उस टाइम का जो साइंटिफिक नॉलेज है, नॉलेज बेस है, वो बहुत अच्छा होता था, बहुत तगड़ा होता था. धीरे धीरे देखें तो हम लोगों के उस टाइम पे जैसे महाभारत थी, रामायण थी, उसमें आप देखेंगे कि हमारे जो शिक्षक हैं उनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता था. हरदम अगर आप देखें महाभारत या रामायण, उनका जो शुरू का पहला 30% या 40% जो चैप्टर्स होते थे, वो एक किस तरीके से राजकुमारों या किस तरीके से आम सिटीजन्स को एजुकेशन शिक्षक गण प्रोवाइड करते थे, उस पे होता था. क्योंकि हम लोग उस समय हम लोग का ये मानना रहा होगा कि जो जब गृहस्थ जीवन में या आगे वाले जीवन में जाएंगे तो जब वैल्यू तभी दे पाएंगे जब उनकी एक शिक्षा अच्छी होगी. उनको चारों तरफ से नेचर के बारे में भी कराया जाएगा, उनको साइंटिफिक नॉलेज दी जाएगी, हर तरीके की नॉलेज उनसे शेयर की जाएगी. लेकिन कहीं ना कहीं इसी बेसिस पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने डेवलप किया वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे तक्षशिला था, विक्रमशिला था, नालंदा थे, 7-8 अच्छी यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड क्लास रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हम लोगों ने डेवलप किए. और ये इंस्टीट्यूशन एक दिन में नहीं हुए, ये लगभग 10-20 सदियां लग गई जिसमें इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए. लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पिछले 500-600 साल में ये सारे इंस्टीट्यूशंस नष्ट हो गए. नालंदा की लाइब्रेरी, तक्षशिला की लाइब्रेरीज बताई जाती थी, इतनी बढ़िया लाइब्रेरीज होती थी कि जिसमें उसमें विदेशों के तरह तरह के ग्रंथ आके रखे जाते थे, पर कहीं ना कहीं आके वो जल गए और वो नॉलेज हम लोगों ने लूज कर दी. उस समय अगर आप याद करें तो इंडिया की जीडीपी टॉप मोस्ट जीडीपीज होती थी. चाइना और इंडिया की जीडीपीज कंपेरेबल टाइप की होती थी, और उस समय यूरोप, यूएस वगैरह कहीं भी नहीं आते थे. और वो जीडीपी किस लिए होती थी बड़ी, इकोनॉमी हम लोग की किस लिए बड़ी होती थी? ज्ञान के आधार पे. हम लोगों के ज्ञान के आधार पे हम जो नई चीजें करते थे, जो हम नए डेवलप करते थे, और हम जिस तरीके से हम लोग का एक पद्धति थी, शिक्षा पद्धति, जिसमें शिक्षक गण आकर बच्चों में एक विज्ञान की रुचि डालते थे, उनको विज्ञान की तरफ, नेचर की तरफ, प्रकृति की तरफ, आपको अलग अलग कलाओं में उनको निपुण करते थे. क्षत्रिय का तो एक अलग ही था साथ ही साथ में, लेकिन बची कलाओं में उनको डेवलपमेंट का मोड दिया जाता था. लेकिन कहीं ना कहीं वो हम लोगों ने लूज कर दिया, और पिछले 400-500 सालों में हम लोगों ने ये सब चीजें लूज कर दी. और इस दौरान क्या हुआ, बची यूनिवर्सिटीज यूरोप में या यूएस में अच्छी यूनिवर्सिटीज आई, 400 साल पुरानी हो गई, और बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बन गए. अगर पिछले 100 सालों में देखें तो हम लोगों के पास अभी भी कोई आज की डेट में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसपे हम
ये बोल सकें कि ये एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, इसमें पूरी जगत से लोग आते हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे रिसर्च होती है, विज्ञान का नई चीज रिसर्च होती है, विभिन्न कलाओं का एक अच्छा डेवलपमेंट होता है, ऐसा हम कह नहीं पा रहे हैं। सरकार ने जो अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस की है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कह के कि उसमें ये एक बाकायदा सोचा गया है कि कैसे हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप करें, जो हमारे करंट इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारे फ्यूचर इंस्टीट्यूशंस आगे आए, किस तरीके से वो वर्ल्ड क्लास बना सकें। सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने में पहले सदियां लग जाती थी, वो अब हमको 5-10 साल में बनाने हैं। तो हमको बहुत तेज भागना है और किस तरीके से हम विज्ञान को ग्रास रूट लग तक हम पहुंचा सके। इसी संदर्भ में हम लोगों ने ये विज्ञान भारती का पूरा हम लोगों ने यहाँ पर मेरठ का चैप्टर भी चालू किया था कि किस तरीके से हम जाके घर घर जाके हम लोग विज्ञान का महत्व, विज्ञान से जुड़ाव, ये सब हम लोग चीज स्प्रेड कर सके। अगर आप देखें तो हम लोग पिछले 4-5 साल या 10 साल का समय देखें तो हम धीरे धीरे पाएंगे कि बहुत से जो हमारे बढ़िया स्टूडेंट्स होते थे, या जो हमारा एक विज्ञान की तरफ एक रुचि होती थी या उसकी तरफ हम लोगों का प्रेरणा होती थी, वो हम लोग धीरे धीरे लूज करते जा रहे हैं। हमारे जो आगे जनरेशन आती जा रही है, उनका जो एक रुझान है वो कहीं ना कहीं विज्ञान से दूर होकर अलग अलग चीजों में जा रहा है। कोई गलत नहीं है, हर चीजों में होना चाहिए, पर विज्ञान भी एक महत्वपूर्ण अंग है हर आदमी के। आज की डेट में अगर हम सिचुएशन देखें, कोविड कहीं ना कहीं हम लोगों को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, और वो उसका बहुत कुछ इम्प्लीकेशन जो है वो विज्ञान से निकल सकता है। अगर हम विज्ञान को अच्छी तरीके से यूज करें तो उसमें हम लोग को लग सकता है कि कैसे ये आया, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इससे हम बच सकते हैं। तो सारी चीजों में कहीं ना कहीं विज्ञान जुड़ा हुआ है। बहुत सी चीजें अलग शास्त्र भी जुड़े हुए हैं, लेकिन विज्ञान का भी उतना ही महत्व है। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं विज्ञान का महत्व को दोबारा आगे बढ़ाना पड़ेगा। बच्चों में जाकर हम लोगों को विज्ञान की रुचि दोबारा बनानी पड़ेगी। और इस काम में हम लोगों को लगता है कि सारा जो हम लोग शिक्षक गण हैं, माँ बाप हैं, हम लोगों सबको मिलके खुद पहले तो अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी और अपने बच्चों का भी भाव देखना पड़ेगा। उनका ये भाव देखना पड़ेगा वो क्या चाहते हैं, और उनका कहीं ना कहीं हम लोगों को एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जिसमें अगर हम लोगों ने उनको सही डायरेक्शन दी तो बहुत कुछ वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऐसे केस में हम लोगों का, अध्यापकों का, जो अध्यापक गण है सारे, उनका ये एक महत्वपूर्ण, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि कहीं ना कहीं वो इकट्ठे होकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें जिसमें बच्चों को प्रकृति और विज्ञान के साथ उनको जोड़ा जा सके और उसका महत्व और उसके बारे में उसमें अंदर एक रुचि पैदा की जा सके। तो ऐसे में हम लोगों का ये एक वो है कि हम लोगों को विज्ञान को कैसे कैसे अंदर तक पहुंचाएं। हम लोगों को इस रिसेंटली जैसे MIT है इंस्टीट्यूशन, तो MIT को इस समय एक इनोवेशन का हम लोगों को नीति आयोग ने हम लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है। यूपी में हम हैं और एक और NGO है बलिया में जिसको दिया गया है। तो हम लोग अपने रोल को इस तरीके से ढालने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हम इनोवेशन और विज्ञान को लिंक कर कोशिश कर रहे हैं कि नीचे तक, ना कि हम बच्चों तक ही, पर सारे समाज में हम विज्ञान को कर सकें। और यही रोल हम लोग विज्ञान भारती में लेकर हम लोग चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अध्यापक गण, बच्चे जुड़कर हम लोग एक नई चीजें पहले तो विज्ञान के बारे में बता सकें और साथ ही साथ में इनोवेशन के बारे में बता सकें। जैसे आपने प्रधानमंत्री जी का सुना होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्ट्रेस दिया है, और साथ ही साथ में अगर हमारे, जैसे वो बोलते हैं कि 2024 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कभी भी एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग से नहीं बन सकती। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी जरूरत होगी सर्विसेज सेक्टर। वो सर्विसेज सेक्टर कहाँ से आएगा? सर्विसेज सेक्टर में IT तो है ही सबसे बड़ा प्रोग्राम, लेकिन साथ ही साथ में डिजाइन, R&D, नई चीजें इजाद करने से आएगा। और सबसे बड़ा एक और चीज जो हम लोग भूल जाते हैं वो है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर भी एक बहुत बड़ा सर्विसेज सेक्टर का पार्ट है। हम लोग बहुत अच्छा इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं अगर हमें प्रधानमंत्री के सपने को साकार करना है तो एज ए एजुकेशन हमको अपने एजुकेशन की लेवल बढ़ानी पड़ेगी, साथ ही साथ में इसमें विज्ञान को अच्छी तरीके से जोड़ना पड़ेगा। विज्ञान को जोड़ने से क्या होगा, हम लोग जो आर एन डी से क्या होगा आउटपुट, आर.एन.डी. से आउटपुट होगा नए पेटेंट्स फाइल होंगे। अगर आप देखें तो इस समय जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, आज की डेट में 60% फॉर्मुलेशन इंडिया में होते हैं। अब ये फॉर्मुलेशन जैसे अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है यहाँ पर, लेकिन उसका फॉर्मुलेशन ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट में हुआ है। क्यों नहीं हम लोग अपना एक आर.एन.डी. कर या हम लोग की टीम्स, इतना ज्ञान है हम लोग के पास, और क्यों नहीं मिलकर हम लोग आर.एन.डी. का बेस बनाए जहां पर हम कोविड के ही सिचुएशन को, कोविड की वैक्सीन ढूंढ सके, कोविड के अगेंस्ट फाइट करने के लिए मेडिसिन ढूंढ सके। और ये हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हम कर नहीं सकते, कर सकते हैं। अगर आप देखें, फिर से मैं वापस ले जाना चाहूंगा यूएस में अगर आप जाके देखें तो वहां पर करने वाले, वहां पर जो असली विज्ञान में काम करने वाले कौन लोग हैं, भारतीय मूल के लोग ही हैं, जो यहाँ से हमारे आईटीज या बढ़िया इंस्टीट्यूशन से पढ़ के गए, वहां सेटल हो गए। मैं कहीं पढ़ रहा था कि नासा में शायद 30 से 35% जो आदमी है वो इंडियन मूल का है। माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, सब में 35 से 40%। और अब तो आप देखिएगा सारी कंपनियों के जो सीईओ हो गए हैं वो भी कहीं ना कहीं इंडियन है। IBM का सीईओ भी इंडियन है, गूगल के भी सीईओ इंडियन है, आपके माइक्रोसॉफ्ट सभी के सीईओ जो है इंडियन है। और नीचे अगर आप, मैं इनके कुछ ऑफिस में मेरे को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वहां मैं देखता हूँ वहां पर जो लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन होती है वो हमारी आमतौर पे जो हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी होती है कम्युनिकेशन। एक बहुत बड़ी भाषा है तेलुगु, वहां पर तेलुगु में आपस में लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये, इवन ऑक्सफोर्ड में जो कोविड सीरम बन रही है, कोविड के लिए वैक्सीन बन रही है, उसमें भी उनकी टीम में इंडियंस हैं। तो हम लोग इंडियंस, हम लोग भारतीय मूल के जो लोग हैं, हम लोग ही बाहर जाकर R&D वगैरह कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। तो यही चीज हम लोग अपने देश में यहाँ रहकर क्यों नहीं कर सकते? उसका बेसिक रीजन ये है कि अगर आप R&D साइंटिस्ट से पूछें या इनसे पूछें, वो ये कहते हैं कि हमको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं हमको वो एनवायरनमेंट पैदा करने की जरूरत है। हम लोग जो बातें करते हैं ब्रेन ड्रेन, हमको ब्रेन ड्रेन रोकने की जरूरत है। कहीं ना कहीं रिवर्स ब्रेन ड्रेन ना हो या ना हो, लेकिन हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को एक अच्छी विज्ञान की तरफ ले जा सकें, उनको उसकी नॉलेज दे सकें, उसको एक प्रैक्टिकल वे में उनको समझा सकें और उसमें उनकी रुचि पैदा करके और धीरे धीरे उनको एनकरेज कर सकें कि वो अपने अपने आइडियाज लेके आए, उस आइडियाज का प्रोटोटाइप बना सकें। उस प्रोटोटाइप को कहीं ना कहीं अगर वो उसको पेटेंट फाइल करके और उसका कुछ फायदा ले सके, छोटी छोटी चीजें कर अगर हम ये सब काम कर सके, एक इंस्टीट्यूशन अगर ठान ले कि मैं कुछ पेटेंट फाइल करूंगा, कुछ पेपर्स निकालूंगा, तो हमारे पास इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ समय नहीं लगता। ये एक इंस्टीट्यूशन अगर इकट्ठा होके करे तो हम लोग इतने सारे कॉपीराइट्स, इतने सारे पेटेंट्स, इतने सारे पेपर्स फाइल कर सकते हैं कि हम वर्ल्ड की बढ़िया, हम लोग इतना रिसर्च दे सकते हैं। और ये रिसर्च जाकर हम लोगों को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 में बनाने में कोई नहीं रोक सकता। और ये सारी चीजें क्यूमुलेटिव फैक्टर है। आज की डेट में अगर आप देखें, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी इस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन में एप्पल है। एप्पल जो है मैन्युफैक्चरिंग से नहीं जानी आती, एप्पल जानी आती है इनोवेशन से। नए प्रोडक्ट ला के लॉन्च कर रही है। सारी बड़ी टॉप 10 में आप कंपनीज देख लीजिए, 70 to 80% जो कंपनीज हैं वो जो काम कर रही है वो इनोवेशन की बातें कर रही है। रिलायंस आज ऊपर ग्रो कर रही है तो अब वो इनोवेशन की, डिजिटल इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं, तो इनोवेशन की बातें कर रही है। तो हर कोई इस समय इनोवेशन और विज्ञान की बातें कर रहा है। और ये हम लोग को जरूरत है कि हम नीचे स्तर तक, जहाँ पर हम बच्चों में एक ये ज्ञान, बच्चों में एक रुचि पैदा करें विज्ञान की तरफ, और बच्चों को कोशिश करें कि वो नए नए आइडियाज लाएं, नए नए कॉन्सेप्ट्स लाएं और उस कॉन्सेप्ट पे आगे वर्क कर सकें। क्योंकि हमारा देश को आगे अगर बढ़ना है, आगे तेज गति से बढ़ना है, तो इसकी बहुत कस की आवश्यकता है, इसकी नीड भी है और ये एक करने की कैपेबिलिटी भी है। आज हम सोचते हैं कि हम लोग कैपेबल भी हैं इस चीज के लिए। तो मैं थोड़े से, मैंने जो कहा है, मैंने ये मेरे अपने विचार हैं जो मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को एज अ एजुकेशनिस्ट कंट्री के लिए करना चाहिए। और इसमें हम कुछ हद तक तो सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन आगे भी बहुत कुछ बढ़ सकते हैं। मेरा इतना कहना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू। हिरेन जी, आपके तरफ। थैंक यू सर।
बहुत ही अच्छा लेक्चर है आपका और बहुत ही अच्छे विचार हैं और डेफिनेटली एज ए स्कूल टीचर और एज ए कॉलेज फैकल्टी everyone should take care all those points which you have mentioned. और सही में जब तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात नहीं सोची जाएगी और उस दिशा में काम नहीं करेंगे और उसका एक बेस तैयार नहीं होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज आवरसेल्फ इन फ्यूचर। तो और आज की डेट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसको सपोर्ट कर रही है और इन कंसर्न ऑफ दैट ओनली वी आर ऑर्गेनाइजिंग such kind of I mean programs। आपका इंस्टीट्यूशन वैसे ही काफी इनोवेशन और इस टाइप के वर्क्स में रहता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग। मनोज जी आप क्या करिए, सभी को एक बार अलाउ कर दीजिए अनम्यूट करने के लिए उनकी तरफ से, तो डायरेक्टली अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लेंगे। प्लीज एनीबॉडी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अपना नाम बताएं, नाम बता के अपना जगह का नाम बताएं और प्लीज क्वेश्चन करें। एनीवन प्लीज। आप कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है अभी। प्रभात जी अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके क्वेश्चन करेंगे। आप अपने साइड से अनम्यूट करिए। हाँ हो गया सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी कि हम ऐसा समझे अपने टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं और चाइना से डिफेंडेड मोड में आते हैं, तो क्या लगता है कि हमको जो है किस प्रकार का टेम्परामेंट डेवलप बच्चों में करना चाहिए जो हम चाइना को बीट कर लें, या लैब ऐसी हो, या क्या चीज बेस किया जाए जो एक कंसोलिडेटेड चीज मिल जाए हमें? सर अनम्यूट कर लीजिए। देखिए मेरा ये मानना है कि जो चाइना बहुत कुछ करता है रिवर्स इंजीनियरिंग, जो इनोवेटिव थिंकिंग है वो नहीं करता है। बहुत सारा उसका है रिवर्स इंजीनियरिंग, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सॉल्यूशन वो लाएगा और मेरा ये मानना है कि उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका कॉपीराइट फाइल करता है। तो वो वाला कॉपीराइट जो होता है वो बेसिकली आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करके प्रोडक्ट का करके तो आपको 2 साल 3 साल का काम देता है, जब तक कोई नया प्रोडक्ट नहीं आ जाता। एज इंडिया में काम हो रहा है बहुत कुछ, जो भी हो रहा है अभी ठीक है हम कम कर रहे हैं, लेकिन जो भी काम हो रहा है वो इनोवेटिव काम हो रहा है, जहां पर हम आगे 8-10 सालों की सोच के चल रहे हैं। और पिछले आप 5-6 महीने में अगर आप देखें तो लोगों ने मतलब बहुत सी चीजें ऐसी, मतलब लॉकडाउन था, सब चीज था, लेकिन फिर भी वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा था। वर्ल्ड ने चाइना की तरफ नहीं देखा कोविड वैक्सीन या किसी चीज के लिए, वर्ल्ड बहुत कुछ हम लोगों की तरफ देख रहा है कि क्या हम कोविड में क्या कर सकते हैं। कि हम लोग के लिए जैसे इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी के लिए अलग अलग पद्धति आई, अलग अलग प्रोडक्ट्स आए, अलग अलग सॉल्यूशंस आए। बहुत से प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन जो कि शायद हमारे वेदास या कहीं लिखे होंगे, हम भूल गए, हम उसको रिकनेक्ट कर रहे हैं और उसको वापस डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे पूर्वजों ने बनाया था और इसको अब हम पेटेंट फाइल करें। अब हमारी जरूरत है कि हम इसको पेटेंट फाइल करें और इसको मार्केट में रिलीज करें एज अ प्रोडक्ट, कि ये हमारे लिए नहीं, ये दुनिया भर के लिए काम है। अगर आप देखें तो मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा था योगा के बारे में, योगा का भी एकदम इस कोविड के दौरान अच्छा प्रचार हुआ है। तो इस समय हम लोग को एक अच्छा मौका मिला है जहां पर लोग जो चाइनीज थॉट प्रोसेस है वो ना फॉलो करके वो एक पॉजिटिव प्रोसेस देना चाहते हैं और इंडिया को एक पॉजिटिव कंट्री के रूप में देखा जा रहा है। तो हमको जरूरत है कि हम जो चाइना कर रहे हैं हम वो फॉलो करें, हम जिस पद्धति से चल रहे हैं वो अच्छा है। हम अपने पुराने लिटरेचर को ढूंढें, पुरानी जो नॉलेज है उसको निकालें, उसको हम
पेटेंट करें अगर कर सकते हैं, और उसको दुनिया में स्प्रेड करें, डिजाइन करके दुनिया में स्प्रेड करें, और इसका हम फायदा लें, और इसी में हम लोग अलग से निखर सकते हैं। तो हम लोग को मेरा ये मानना है पर्सनली कि हमको चाइना के हमको फॉलो नहीं करना चाहिए, अपनी चीज अपने आप बनानी चाहिए, और इसमें हम सक्षम हैं। जी और प्रश्न प्लीज। हेलो, कोई और प्रश्न किसी का? नारायण जी आप कुछ पूछ रहे हैं? गंगाराम जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हरिओम जी, हरिओम जी। हरिओम जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारे वेदों में सभी प्रकार की साइंसों के नॉलेज का कार्य कोई कमी बताई जाती है हमें। हरिओम जी आपका आवाज थोड़ी सी अनक्लियर है, दोबारा बोलिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे वेद है, हेलो, हाँ हरिओम जी, नाउ इट्स ओके। हेलो, जी पूछिए। हमारे वेद है उसमें सभी हेडफोन हटा के डायरेक्ट बोलिए भाई साहब। हाँ सीधा बोलिए उसको। सीधा फोन में ही बोलिए भाई साहब। एटीएम मशीन खराब है क्या भैया? मशीन खराब है रही है एटीएम मशीन। हेलो सर, आवाज आ नहीं पा रही है। सुशील राघव जी आप पूछिए। सुशील राघव जी। आदरणीय भाई साहब, आवाज आ रही है भाई साहब, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी भाई साहब? हाँ जी आ रही है, बोलिए भाई साहब। हाँ, आदरणीय भाई साहब सादर नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में विज्ञान टीचर की क्या भूमिका रहेगी आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए? अर्थात कोई ऐसा कि एग्जाम्पल देके हमें समझाइए कि हमें नई एजुकेशन पॉलिसी में इस तरीके से पढ़ाना होगा जिससे हम अपने मोटिव की तरफ आगे बढ़ सकें। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक ब्रॉड गाइडलाइन है। तो वो ब्रॉड गाइडलाइन है कि आपको अलग अलग, जैसे स्कूल में है तो स्कूल में उन्होंने 4 साल में 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो हर सेक्शन का एक पर्पस बताया गया है कि उस पर्पस क्या है। तो हर पर्पस में उन्होंने मोटा मोटा लिखा गया है कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक एक बच्चे को एक बच्चा किस पद्धति से होके कहाँ तक पहुंचेगा, और उसके लिए जो कोर्स करिकुलम है, प्रिपरेशन, और जो पेडागॉजी डिलीवरी, जो मतलब किस तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा, उसकी एक ब्रॉड गाइडलाइंस की गई है। बहुत सी चीजें उन्होंने आगे जो आने वाली एजेंसीज हैं, जो उन्होंने सजेशन किया है कि जो जो एजेंसीज आएंगी वो उसको डिटेल में उसको एक्सप्लेनेशन देंगी। जहां तक मेरा ये मानना है कि इसका जो इंटरप्रिटेशन, वो तो जो सरकारी एजेंसीज अब नई अपॉइंटेड होंगी, जिनका जो जो कर्तव्य निर्धारण होगा वो उस बेसिस पे डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाएंगी। लेकिन जो मेरा फर्स्ट लेवल परसेप्शन है, जो मैं उससे एक डिसाइड कर पा रहा हूँ कि कल को एज अ स्कूल, एज अ कॉलेज हम लोगों को क्या इनका इंश्योर करना है, हमको बेसिकली उसमें ये इंश्योर करना है कि हम जो एक स्टूडेंट जो हमारे पास आ रहा है और जब वो एक सिटीजन बन रहा है तो वो एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी मिले। जब हम उसको चाहे हम उसे साइंस सिखाएं या कला या लैंग्वेज, कुछ भी सिखाएं, हम उसको उस चीज में अलग अलग लेवल पे नॉलेज दें और उसको ये निर्धारित करने का मौका दें कि वो उससे क्या, उसका आगे उसका कैसे यूज करना चाहता है। साइंस का जो है, अगर हम साइंस की बातें करें तो साइंस में साइंस में भी वो बोल रहा है, एक तो साइंस में आप उसको टेक्निकल की तरफ भी ले जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में साइंस में जो एक और चीज बोल रहा है कि साइंस पढ़ाने के लिए जो एजुकेशन, जो टीचर्स बनेंगे,
उनको भी साइंस और एजुकेशन का एक मिक्स बनाना है। तो पहले जैसे हम लोग का बीएड का कोर्स होता था, पहले 1 साल 2 साल का वो होता था, तो वो अब लिंक कर रहे हैं। तो आप साथ ही साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में एजुकेशन के लिए भी। तो आपका 4 साल का कोर्स हो गया, जिसमें आप एज अ साइंस एजुकेटेड, साइंस के लिए टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ओवरऑल एक पद्धति बना रहा है, लेकिन डिटेल में कि साइंस में हम क्या क्या पढ़ाएंगे या करिकुलम में क्या क्या चीज करेंगे, वो अभी तक वो उन्होंने लीव कर दिया नेक्स्ट लेवल एजेंसीज जो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसका खाका धीरे धीरे तैयार होगा, इसमें टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से 5-6 महीने में हमें क्लैरिटी आनी चाहिए कि साइंस टीचर को अपने रोल में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उसे डिलीवर करना चाहिए, वो सब हमें क्लैरिटी अब धीरे धीरे आएगी। जी धन्यवाद भाई साहब। राजकुमार जी कुछ पूछ रहे हैं आप? राजकुमार वर्मा जी। राजकुमार वर्मा जी। हेलो। हाँ जी भाई साहब बोलिए। हेलो। बोलिए भाई साहब, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। अच्छा सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप क्वेश्चन पूछिए भाई साहब, अगर क्वेश्चन है तो। आपका कोई क्वेश्चन है पुनीत जी से? चलिए ठीक है भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू पुनीत सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मनोज जी का एक इंटरेक्शन है, तो इस बीच में आप साथ रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्वेरीज बीच में आती है तो हम लोग उनसे उस पर चर्चा कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे वेदों में सभी तरह का ज्ञान है, तो वेदों का ज्ञान सीधे तौर पे क्यों नहीं दिया जाता? सर आपके लिए एक क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आया है पुनीत सर। हाँ, मैं वो देख रहा था कि अगर क्वेश्चन। सभी तरह का ज्ञान या सभी तरह का ज्ञान उनका यह है कि सभी तरह का ज्ञान यदि वेदों में दिया है तो वेदों को सीधे पढ़ाया क्यों नहीं जाता? ये एक क्वेरी है किसी टीचर की। देखिए, मेरा सबसे पहले तो ये मानना है कि वेदों का जितना भी ज्ञान है, शायद एक प्राणी या एक ह्यूमन बीइंग के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो वेदों का सारा ज्ञान वो अपने में समेट सके। तो अगर कोई वेदों का ज्ञान नहीं बताता है अपने आप को, मेरे को ये लगता है कि वो मैं उसको सही नहीं मानूंगा। वेदों का ज्ञान होना, वेदों को पढ़ना ही एक अपने में एक उम्र निकल सकती है, तब पता चलता है कि एक वेदा का आप एक वेदे को एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगता है। शायद हम लोगों ने मैं अपना जो इम्प्रेशन, अपना जो अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि हम लोगों ने पिछले 200 साल जो हम लोग गुलामी में रहे, कहीं ना कहीं हम लोग इंग्लिश जो एजुकेशन में पढ़ते रहे, हम लोगों को इंग्लिश एजुकेशन ही पढ़ाया जाता रहा। और जिस तरीके से शायद ब्रिटिशर्स या जिस तरीके से हमारे शासक लोग थे, वो जिस तरीके से हम लोगों को पढ़ाना चाहते थे या जिस तरीके से सिटीजन्स पढ़ाना चाहते थे, उस हिसाब से उन लोगों ने हमारी एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन की पद्धति बनाई। उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग कहीं भी वेदास की नहीं थी, तो ना वो अप्रिशिएट कर पाए, और हम लोग जनरेशन टू जनरेशन हम लोगों ने ना वो पास होने भी दी। अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सी चीजें जो हम ऋग्वेदा में, हम लोग जैसे वेदा में बातें करते हैं, तो हम में से हार्डली 1 या 2% लोग होंगे जिन्होंने थोड़ा भी वेदा में अपना टाइम लगाया होगा और उसको अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की होगी। बचे सारे लोग सुनी कही बातों पे ही जाते हैं। मैंने किसी से कुछ सुन लिया, वही चीज मैं आगे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ये भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि धीरे धीरे हमारी एजुकेशन पॉलिसी को अब धीरे धीरे हमारे पुराने जो लिटरेचर है उसको जाके रिविजिट करना होगा,
और कहीं ना कहीं हम लोगों को उसको अपने करिकुलम में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। करिकुलम में ही नहीं, उसकी जो रिसर्च है उसमें जो बहुत से रिसर्च प्रोसीजर्स जो भी लिखे हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं हमको उसको अपनी जिंदगी में ढालना पड़ेगा। ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना है। और मैं खुश हूँगा कि अगर मेरी लाइफ टाइम में मैं ये सब कुछ देख पाऊं, लेकिन आज की डेट में तो अभी हम लोग शायद इससे बहुत दूर है। बहुत ही सुंदर उत्तर सर आपका रहा है, और प्रश्न भी अच्छा था। प्रभात जी का भी ऐसा एक कमेंट आया है, और बहुत ही बैलेंस और रियल। ये फैक्ट है कि वेदों के ज्ञान को आत्मसात करने में उम्र निकल सकती है, और डेफिनेटली वो बहुत बृहद है, और उस पर रिसर्च भी कंटिन्यूअसली अब कई जगहों पे हो भी रही है। तो नाउ आई रिक्वेस्ट sir to be here in the meeting for next session, so that we can listen other questions also. और सर पुनीत सर अभी रहेंगे ना आप थोड़ी देर? हाँ मैं रहूंगा, मैं रहूंगा जी सर, मैं रहूंगा। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई रिक्वेस्ट मनोज जी is running his own industry. He is having IT industry basically. Manoj ji taking every year interviews of the students, engineering students and MSc students in electronics and computer science. तो मनोज जी डायरेक्टली उन बच्चों से डील करते हैं जो बच्चे सीधे इंजीनियरिंग करके या MSc करके आते हैं, सॉरी, और उसके बाद फिर उनके यहाँ लोग काम करते हैं, वो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी। इनके यहाँ कई इंडियन और फॉरेन प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा है इस समय। तो मनोज जी का एक अपना एक्सपीरियंस है हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी को लेके, और टीचिंग के डिफरेंट जो तरीके हैं स्कूल्स में और कॉलेजेस में। तो I request Manoj ji to put his expert words to us, so that we as a teacher can guide our students in better way, and student can prepare themselves for industry in better way. तो मनोज जी प्लीज। धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग जो सेशन आपने रखा है, एनहांसिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट इन स्कूल स्टूडेंट्स। और हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, और ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं, ये वैसे तो हर इंसान को हर पोजीशन पे हर डेली बेसिस पे एक आपको डिसीजन लेना होता है, उसमें एक साइंटिफिक अगर आपका टेम्परामेंट होता है तो वो उसमें आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहता है। जैसे कि हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम डेली बेसिस पे हमारे इंटरव्यूज होते हैं या जो टेक्निकल होते हैं। हमारी आईटी इंडस्ट्री में, आई एम बिलोंग टू आईटी लाइक इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री हमारे पास रोजाना नई टेक्नोलॉजी आती है, रोजाना नई लैंग्वेज आती है, रोजाना नए टूल्स आते हैं, टेक्निक आती है। अगर जो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो टीम काम करती है, जो स्टूडेंट एक्चुअल में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, अगर उनका टेम्परामेंट साइंटिफिक ना हो तो शायद वो 2 साल बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, उनको शायद दोबारा जॉब भी ना मिल पाए। तो उनको ये डेली बेसिस पे लर्न करना होता है कि हाँ भाई क्या लेटेस्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नई चीज आई है। कि हमने पिछला प्रोजेक्ट तो बनाया था डॉटनेट टेक्नोलॉजी में, अब आज की डेट में डॉटनेट को कोई पूछ नहीं रहा है। आज से 5 साल पहले जावा में थे, जावा के बाद जावा अब कोई नहीं पूछ रहा, अब आ गया एंगुलर, जेएस, नोड जेएस। तो डेली बेसिस पे चेंज होता है। तो डेली बेसिस पे अगर चेंज होता है तो उसके लिए हमारा जो माइंड है, जो एटीट्यूड है उस काम को करने के लिए, उसको जीने के लिए आपको डेली बेसिस पे तो आपको वो साइंटिफिक होना चाहिए। अब बात आती है स्टूडेंट पे। स्टूडेंट का क्या है कि स्टूडेंट बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जैसा हम उनको शुरू से ढालने की कोशिश करेंगे वो शायद उसमें ढल जाते हैं। अगर उनको गाइड किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको प्रॉपर तरह से गाइडेंस दी जाए, तो दैट वुड बी लाइक ए ग्रेट एसेट टू अस, फॉर स्कूल, फॉर पेरेंट्स, फॉर कंट्री। जो स्टूडेंट्स का अगर एटीट्यूड उसका चेंज होता है, वो
मतलब डायनेमिकली टास्क ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके एक्सपेरिमेंट कर सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम जनरली हम ये साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम आज तक मोटिवेट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल स्टडी है उसमें ज्यादा काउंट होता है नंबर, कि परसेंटेज किसके ज्यादा है, 100% है, 95 है, उसी को ही समाज में इज्जत मिलती है, उसी को ही आगे मिलता है। तो हालांकि वो अब जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये चीजें ऐड हो रही हैं, लेकिन जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें हमने नंबर को ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन जैसे वो इंडस्ट्री में आता है, उसको वो जो एजुकेशन है वो उसका एक सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है, उसके बाद उसका टेम्परामेंट, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, उसके बिहेवियर, वो चीजें ज्यादा काउंट करती हैं जब वो काम करता है, ना कि उसकी बेस एजुकेशन। जो उसने नंबर लाए हैं वो एकदम हमारी इंडस्ट्री में एकदम साइड में हो जाते हैं। मतलब उसको शायद हम कभी अपने किसी भी एम्प्लॉय के लिए हम शायद डिस्कस ही नहीं कर पाते कि उसके क्या नंबर। लेकिन ये टेम्परामेंट हम क्यों नहीं ला पाते, क्या रीजन हो सकते हैं? मेरे को लगता है 3 रीजन है। एक तो है फेलियर का, साइंटिफिक है तो भी एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे और आप फेल होंगे, बार बार फेल होंगे। लेकिन हमने अपने स्टूडेंट्स को, या हम अपने लाइफ में, या हमारे जो टीचर हैं शायद वो स्टूडेंट्स इतने मैच्योर नहीं होते कि किसी फेलियर को ले लें। वो फेलियर से बड़ा डरते हैं कि क्लास में फेल हो गया, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया, नंबर कम आ गए, मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा। ये एक चीज हमें अपने स्टूडेंट के दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि यू शुड डू योर एक्सपेरिमेंट एंड वी शुड मोटिवेट टू इम्प्रूव इफ ही गेट फेल्स। तो हमें उसको इम्प्रूवमेंट के लिए उसको चांस देना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो ले सके, रिस्क ले सके, और अपनी जो भी उसकी जो साइंटिफिक अप्रोच है उसको वो डेवलप कर सके कि हाँ भाई अगर मैं फेल हुआ तो कोई मुझे ताना नहीं मारने वाला है, कोई मुझे ये नहीं कहने वाला कि भैया देखो वो उसके तो 50% आए। अगर हम ये करते हैं ना तो डेफिनेटली जो बच्चों में है, तो बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर आपको 5 बातें आपने बोली तो दे आर नॉट एबल टू मोटिवेट देमसेल्फ कि वो दोबारा ऐसा चांस लें। तो हमें एक तो फेलियर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये दिमाग से बच्चों के हटाना चाहिए कि आप फेल हो गए, आपने ये गलत किया, आपने ऐसा क्यों किया। आप उनको गाइड कीजिए, जहां गलती की उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कराइए, मोटिवेट कीजिए। और दूसरा इनसिक्योरिटी होता है कि पेरेंट्स को हर कोई बच्चा जो पेरेंट्स होता है अपने बच्चे को सीधा भी क्या तो बनाएगा, मेरे को डॉक्टर बनाना है, सीधा हाई डॉक्टर इंजीनियर या कुछ और IAS ऑफिसर ही बनाना है। लेकिन बच्चे का अभी क्या इंटरेस्ट है और उसको इंसिक्योरिटी रहती है, तो माँ बाप भी, टीचर भी, या जो भी ट्यूशन लगते हैं उसको एक फोकस करके लेते हैं कि भाई तेरे को ये 12th में इतने % लेने हैं, तेरे को इस कॉलेज में जाना, उस कॉलेज में जाना है। अगर हम ये थोड़ा सा अगर पेरेंट्स या टीचर उसको मोटिवेट करें कि यू आर नॉट इनसिक्योर, भाई तुम जो अच्छा करोगे ना अपनी पूरे इंटरेस्ट से, अपनी लगन से या अपनी मेहनत से जो तुम्हारा है तो बेस्ट होगा। लेकिन आप माइंड को ओपन करके बिल्कुल फ्री होके जो आपको करना है, आप जिसमें किसी का होता है भी टेक्निकल फील्ड में जाना था, कोई होता है कि सोशल फील्ड में जाना, कोई एग्रीकल्चर में जाना, तो आप उसमें मोटिवेट कीजिए और उसको डिफरेंट टूल्स दीजिए ताकि वो उस फील्ड में अपनी स्किल्स को एनहांस कर सके। तो ये चीजें होनी चाहिए हमारे, इनसिक्योरिटी पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ी कम होनी चाहिए बच्चे के लिए, और स्टूडेंट टीचर्स की तरफ से भी, और बच्चे को पूरा ओपन एनवायरनमेंट देना चाहिए हमें। फिर आता है कि उसको क्या स्किल दी जाए, भाई जो चाहता है कि भाई मैं वास्तव में भी मेरे को इम्प्रूव तो करना है, लेकिन मैं कहीं पे क्या करना चाहिए। तो डिफरेंट तरह के होता है, रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं, एटीट्यूड के टेस्ट होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, या कुछ तरह के आजकल तो बहुत सी चीजें आ गई, अबेकस आ गया। अबेकस में आप बच्चों को देते हैं, या सोडुकू है, या ब्लॉक्स के गेम्स है, या मेज के गेम है, वर्ड हैंड के, तो ये बच्चे का जो माइंड होता है उसको एक्टिवेट करते हैं और वो थोड़ा सा खुलता है। तो जो फेलियर होता है वो गेम में या इन चीजों में करके ना वो ओपन आता है कि हाँ भाई ये ब्लॉक्स ऐसे सोल्व होगा, ये मेज ऐसे हो गया, सोडुकू में ऐसे 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 ऐसे। क्योंकि साइंटिफिक का मतलब है कि आपको डेली एक्सपेरिमेंट करना है, और यू डोंट बॉदर अबाउट कि वेदर इट इज फेल्ड और पास। जिस दिन आपका सक्सेस हो गया तो वो जितने आप बार फेल हुए तो वो आपके स्टेप्स हैं कि आपने इतने स्टेप्स में इसको अचीव किया। आपको उससे घबराना नहीं है कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा। आपको डिमोटिवेट नहीं करना, आपको डेली आपको इटरेट करना है उसी साइकिल को, उसी को, और आपको एक्सपेरिमेंट करते जाना है, ऑब्जर्व करते जाना है, इंप्रूवमेंट लाते जाना है, और आपको उसमें सक्सेस होगी।
तो इसके लिए जैसे ये जो मैंने बताए हैं कि अबेकस है, सुडोकू है, डिफरेंट तरह के गेम्स हैं, आप उनको अगर वो बच्चों को आप उनको हैबिट में डालते हैं तो धीरे धीरे उनका पोटेंशियल बाहर आता है कि हाँ यार मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको थोड़ा सा अगर प्रेज देते हैं कि यार तुमने जो लिखा ना ये पैराग्राफ, जैसे कल की बात है, डॉटर ने मेरे जो भी है स्कूल की असाइनमेंट थी, शी इज इन 5th क्लास, अब उसने जो भी लिखा टेक्स्ट दिया और उसको उसने अपलोड किया, ऑनलाइन चल रहा है सब। जैसे ही ऑनलाइन हुआ तो आउट ऑफ लाइक मे बी लाइक 5th क्लास में लगभग 250-300 स्टूडेंट हैं, तो आज उसकी मैडम ने उसके लिए प्रेज किया कि आपने जो हैंडराइटिंग लिखी है दैट इज बहुत ही अच्छी, एकदम सीधी, सब कुछ एकदम स्पष्ट लग रहा है, ऐसा किसी ने भी नहीं लिखा। तो वो चीज हैप्पी। अब वो क्या है कि वो सुबह से शाम तक वो लिख रही है बैठ के। अब उसको एक प्रेज मिली है तो वो उसने क्या किया, जो 15 दिन से काम अटका हुआ था ना, वो सारा का सारा उसने आज कंप्लीट कर दिया। सुबह से लगा कि ये देखिए ये भी पेज हो गया, ये भी पेज हो गया, ये भी पेज हो गया। तो बच्चे बड़े सॉफ्ट हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स हैं, हमें साइंटिफिक रखना चाहिए, हमें उनको फेलियर से डराना नहीं है, हमें उनको हमेशा मोटिवेट करना है, गाइड करना है, उनके इंटरेस्ट को जानना है। और डेफिनेटली जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसमें अगर एक्सपेरिमेंट और ये R&D और रिसर्च ऐड करेंगी तो हम बहुत आगे जाने वाले हैं, हमें कोई बीट नहीं करने वाला, क्योंकि दुनिया में जितनी भी बड़ी जगह हैं वहां पे लोग हमारे ही बैठे हैं सभी। जैसे कि पुनीत जी ने बताया कि नासा ले लीजिए, IT ले लीजिए या डॉक्टर ले लीजिए, यूएस में 37% डॉक्टर इंडियंस हैं, नासा में 35 से ऊपर हमारे हैं, जितने IT में हैं सब हमारे हैं, हर जगह हमारे ही लोग हैं। लेकिन वहां पे उनको वो एनवायरनमेंट मिलता है, वो लग्जरी मिलती है, यहाँ पे हम वो दे नहीं पाते हैं। यहाँ पे हमारी जो भी पॉलिसीज है उसके हिसाब से उनको लगता है कि नहीं यार, वी आर नॉट एबल टू लाइक डू आवर बेस्ट। तो हमें सिर्फ उस एनवायरनमेंट को करना है और उनको थोड़ा सा उनका जो टेम्परामेंट है, उनका जो यहाँ पे पॉलिसीज का, और उनको मोटिवेट करना है, और दैट्स इट। और हम बहुत आगे जाने वाले हैं और ये बहुत जरूरी है हर जगह, हर लाइफ में, हर कॉर्नर पे। छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, जैसे अभी कोविड चल रहा है, कोविड से पहले बहुत से लोगों के अपने लंबे लंबे समय से बिजनेस चल रहे थे, जिनका टेम्परामेंट साइंटिफिक नहीं था, जो लोग चेंजेस के लिए अडेप्ट नहीं कर पाए, वो बहुत से लोग फेल हो गए। लेकिन जो चेंज जो साइंटिफिक थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो फेलियर से नहीं डरते थे, वो आज की डेट में इस क्रिटिकल टाइम में भी ऐसे निकले हैं और वो निकल गए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि यार ये ऐसे है, अब की रिक्वायरमेंट क्या है, आज की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे कैसे करना है, मुझे क्या करना है, और वो इजीली उससे बाहर आ गए। जिन्होंने अपनी लाइफ को एकदम स्टिक बना के रखा, एकदम स्ट्रेट, वो अटक गए हैं कि भैया कैसे किया जाए, यार ये तो सब कुछ हो गया, ना तो फैक्ट्री चल पा रही है, ना वो आ पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। तो ये आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट ही है जो आपको इन चीजों से डील करने के लिए, आपको बाहर लाने के लिए काम आता है, कि आप कभी फेल नहीं होते, कभी भी फेल नहीं होते। एक एक्सपेरिमेंट, उसका रिजल्ट जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा, वी विल कीप ट्राइंग, वी विल पुट आवर बेस्ट एफर्ट, वेदर वी पुट आवर नॉलेज, आवर स्किल्स, जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स है हम उस पर अप्लाई करेंगे, और हम जब तक सक्सेस नहीं होंगे हम लगे रहेंगे। वी आर नेवर ए फेलियर, हम कभी फेल हुए ही नहीं थे, हमारी स्किल में कमी थी या टेक्निक में कमी थी या कुछ भी नहीं था। तो ये हमेशा रखिए और बच्चों को मोटिवेट कीजिए। बिल्कुल, आप एक बार मोटिवेट करते हैं तो वो एकदम महीने तक ऐसे काम करते हैं कि भैया कि सब कुछ उन्होंने, और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स हैं, बड़े टेंडर एज होती है, जितना हम उनको इनकलकेट करेंगे उनके में बेस्ट हैबिट्स, they will definitely come out of and they will give their best. तो यही है कि we should have been like use scientific temperament in our daily life in every corner, हर चीज में आपको यूज होती है। और बच्चों में जितना जल्दी हम करेंगे, छोटी सी बात पे स्ट्रेस ले लेते हैं, नंबर कम आते हैं आजकल, तो पीछे भी अगर IT में नहीं हुआ जी तो स्ट्रेस हो जाता है, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये IT इज नॉट लाइक योर डेस्टिनेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका टेम्परामेंट अगर साइंटिफिक, अगर आप फेल, अपने आप को फेल नहीं मानेंगे लाइफ में, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखेंगे तो आप एक नहीं ऐसे अपने IIT खुद खड़े कर लेंगे और खुद आप आगे निकल जाएंगे। तो आप अपना हर एक बच्चे को साइंटिफिक टेम्परामेंट, सभी टीचर्स कीजिए। बस यही मेरे को
I hope I was able to put my like words in some manner. Thank you. Any question, please? कोई प्रश्न आप लोगों का हो? सर एक प्रश्न जो है मुझे पूछना है, अभी जैसे इंडस्ट्री की बात बताई सर ने अभी कि भाई वहां पर जो है बच्चे का बिहेवियर है, एटीट्यूड है, टेम्परामेंट है, ये सारी चीज काउंट होती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो है जो बहुत सारे मार्क्स को गेन करने वाला बच्चा होता है तो वो जो है ये समझा जा सकता है कि नंबर तो गेन कर सकता है, लेकिन हो सकता है टेम्परामेंट उतना ना डेवलप कर पाया हो। तो अभी एक उसमें कहें आत्मनिर्भर भारत में मोदी जी ने ये कहा था कि भाई खिलौने जो हैं उनको हम अपने यहाँ ही बनाएं। तो ऐसे जो चाइनीज खिलौने आते हैं और इससे जो बच्चे हमारे यहाँ के साइंटिफिक टेम्परामेंट लिए हुए नहीं है, क्योंकि बीटेक जब करता है व्यक्ति तो केवल उन कामों को दोबारा से करता है जो पहले से हो गए होंगे या इंडस्ट्री चल रही होगी। तो उसमें बच्चों को खिलौने वाली इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का है एरिया। प्रभात जी देखो यही है, अगर हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को अगर साइंटिफिक अप्रोच लेके चलेंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की वो रिस्क ले सकते हैं, वो अपने आप को फेलियर नहीं मानते हैं। मतलब अगर आपके दिमाग में आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, अगर आपके दिमाग में इनसिक्योरिटी है, अगर आपको फेल हो जाऊंगा मैं या कुछ भी लूज करने का है कि रिस्क है भैया, तो आपकी एनर्जी आपकी 50% हो जाती है। जब आपका माइंड स्टेबल है, जब आप लगता है कि हाँ यार ये इसमें क्या है, इसका प्रोसेस समझो, इसको ये करो, आपका पूरी साइंटिफिक अप्रोच है कि मुझे ये काम करने हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस होंगे। क्योंकि जो भी खिलौने की इंडस्ट्री सेटअप करेगा उसके लिए उसको मालूम है कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, ये टेक्निक चाहिए, ये मुझे लॉजिक लगाना है किसी भी गेम, किसी भी खिलौने में। तो अगर हम उसको, अगर वो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, अगर उसके पास वेल्थ है, अगर वो इनिशिएट कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए मतलब फंड्स भी दिए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास आइडिया है तो वो आइडिया तभी आएगा, आपके पास पैसे नहीं है, जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूंजी नहीं, लेकिन आपका टेम्परामेंट है, अगर आपको आइडिया आता है तो सरकार आपको सपोर्ट करे और आप डेफिनेटली उसमें सक्सेस लेंगे। अगर आपका अप्रोच साइंटिफिक है, अगर आपने पहले एक्सपेरिमेंट किए हैं तो ही आप रिस्क ले, क्योंकि ये हमारे लिए सब नया है। क्योंकि हमारे पूरे ना तो कभी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और ना कभी हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो सोसाइटी है उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया तुम यार खिलौने की फैक्ट्री लगाओ या वो लगाओ। वो कुछ बिजनेसमैन ही थे, उन्होंने किया। लेकिन आज मोदी जी कह रहे हैं कि सभी आए, सभी जो भी कुछ ला सकता है आइडिया लाइए और कीजिए, तो अभी भी सपोर्ट। तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट ही जो होगा ना, जिसका अच्छा होगा, जो इसने रिस्क लिए होंगे, वही आज इसमें पार्टिसिपेट करेगा और वो देखना बहुत अच्छे से करेगा और वो निकल जाएगा। आप और हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं यार पता नहीं कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा। तो ये हमें बच्चों में डेवलप करना चाहिए, ताकि 5 साल बाद इतनी अपॉर्चुनिटीज होंगी तो वो निकले बाहर तो उनको लगे कि ओ यहाँ भैया ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ राजकुमार जी, क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। जी सर, राजकुमार जी हैं, आवाज आ रही है? हाँ जी भाई साहब। हेलो, हाँ जी भाई साहब बोलिए। जी मेरा प्रश्न है ये सभी साइंस टीचर्स की तरफ से, नमस्कार, मेरा प्रश्न जो है सभी टीचर्स की, साइंस टीचर्स की तरफ से है कि नई शिक्षा नीति को लेकर के साइंस टीचर को अपने टीचिंग में क्या क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे, ऐसा सभी के दिमाग में। तो राजकुमार जी ये देखो, नई शिक्षा प्रणाली में अब जैसे कि पुनीत जी ने बताया था, पुनीत जी का अपना कॉलेज है और वो इस टेक्निकल चीज को देखते हैं, लेकिन मेरा शिक्षा प्रणाली से नहीं है, मैं इंडस्ट्रीज में हूँ, तो मैं तो जो इंजीनियर्स होते हैं उनके साथ काम करता हूँ। लेकिन उन्होंने बताया था कि शिक्षा, जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें R&D वगैरह पे कुछ ज्यादा जोर दिया गया है जो अभी आई है, और उसके लिए लैब्स बनेंगे, उनके लिए बच्चों को आपको आइडेंटिफाई करना है
कि हाँ ये बच्चा इलेक्ट्रिकल में जा सकता है, ये बच्चा उसमें जा सकता है, वो आपके ऊपर होगा। और उसके लिए शायद वो बता रहे हैं कि शायद 3-4 महीने में आगे ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा पूरा, कि कैसे R&D का बजट आएगा, कैसे होगा और कैसे लैब्स बनेंगे और कैसे आप मोटिवेट करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है कि सभी स्कूलों में एक अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट हुआ है, अटल टिंकरिंग लैब, वो भी उसी का ही पार्ट है, लोगों को इनोवेट करने के लिए कि लोग छोटे-छोटे बच्चे मोबाइल ऐप बना रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे, तो वो उन्हीं के लिए कि उनको बच्चों का माइंड भी सोचे कि यार अच्छा ये चीज तो हम भी बना सकते हैं। अच्छा वो अपने एक बार बनाते हैं, फिर 2 बार बनाते हैं, फिर उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। अच्छा इसमें ये एनिमेशन करूँ, ये एनिमेशन करूँ, वो एनिमेशन करूँ। तो अटल टिंकरिंग लैब अभी चल रही है और वो शायद 5th क्लास ऑनवर्ड से ही स्टार्टेड है, कि 5th क्लास से बच्चे उसको कर रहे हैं और 5th क्लास के बच्चे बहुत अच्छी-अच्छी वो गेम्स बना रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे, जो शायद हम आज तक अगर ये अटल टिंकरिंग लैब ना होती और ना बनाता तो हम सोचते कि पता नहीं इसके लिए कौन सी डिग्री करनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा तब ये बनेगी। और वो अच्छे-अच्छे गेम बनाए, जैसे कि उन्होंने मेज का बनाया हुआ है और 5-6 तरह के मैंने गेम देखे हैं, सभी ने अच्छे-अच्छे गेम बनाए। तो ये आगे आने वाला बजट है, आगे जो R&D के लिए शायद ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, ताकि वो इसीलिए है कि भी लोग एक्सपेरिमेंट करें, लोग सीखें, लोग फेल हों, फेल करके कॉन्फिडेंस आता है, 100 बार फेल होता है तो 101 बार वो बेस्ट ट्राई करता है उससे, 100 के एक्सपीरियंस को लेके। तो वही शायद R&D और वही लैब वो सब चलेगा कि लोगों को करने दो एक्सपेरिमेंट। जहाँ जिसका जो एक्सपेरिमेंट सफल होगा, दैट वुड बी आवर इन, जो हमारे लिए एक साइंटिस्ट पैदा होगा, जो जितना है उसमें इंटरेस्ट लेगा। तो आई थिंक देखते हैं अगले 3-4 महीनों में क्लियर होगा। Any more question, please? कोई और प्रश्न हो तो? Okay then, very nice session we had today, and I must be thankful to our speakers and guests. Now I request Prabhat ji for the vote of thanks to all the speakers and guests, please. और एक चीज और है, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा प्रभात जी कि आप एक क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिजाइन थिंकिंग पे एक जरूर लेक्चर करवाइए इन सभी टीचर के साथ। ये 1 घंटे का सेशन हो सकता है। डिजाइन थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें जो बार बार चर्चा हो रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड इनोवेशन की। तो आइडिएशन, बच्चों में आइडिया कैसे जनरेट किया जाए और उनको क्रिटिकल थिंकिंग या डिजाइन थिंकिंग की तरफ कैसे वो किया जाए, इन सब पे एक एक्सपर्ट लेक्चर आप करेंगे, हम आपके लिए जरूर अरेंज कर पाएंगे और ये काफी अच्छा और काफी बेनिफिशियल होगा। जैसे आज का काफी अच्छा ओवरऑल डिस्कशन रहा है, तो सभी टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक फॉर्म भी जरूर भरें, अपने जो भी विचार हो उसमें रखें। तो हम स्पीकर तक कोशिश करेंगे कि उन बातों को जरूर पहुंचाएंगे, उनसे फीडबैक आपको देंगे और इट विल बी अ गुड सेशन। और प्रभात जी का ये जो इनिशिएशन है बहुत अच्छा है। ऐसे इनिशिएशन हम लोगों को कोविड टाइम में और इस ऑनलाइन के जरिए हम लोग कर सकते हैं, तो इट्स अ वेरी बिग और गुड इनिशिएशन। अभी रूपनारायण सर आ गए हैं क्या? रूपनारायण सर हैं क्या अभी? मनोज जी रूपनारायण सर हैं क्या? नहीं अभी जी, अच्छा तो कोई बात नहीं। प्रभात जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स दें हमारे सभी स्पीकर्स को और सभी पार्टिसिपेंट को जिन्होंने इतना टाइम दिया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जरूर मिले और ऐसा एक हेल्दी वातावरण बने, स्वस्थ वातावरण बने और चिंतन की दिशा में हम आगे बढ़े। तो आई मस्ट बी थैंकफुल। बेटर है कि ये थैंकफुल आपकी तरफ से हो तो ज्यादा अच्छा है। तो जी प्लीज। सभी को एक बार धन्यवाद इस एक वेबिनार में
और बहुत समय देने के लिए, क्योंकि 3 बजे का हमने समय रखा था और लगभग इसमें अपना जिसे कहें विद्या भारती के अनुसार 3 अपने संभाग बने हुए हैं। मेरठ प्रांत है, मुरादाबाद है और गाजियाबाद। तो हमने कोशिश ये की थी कि गाजियाबाद के जितने कॉलेजेस हैं उनके सबके साइंस टीचर जोड़े हैं। तो हमने लगभग 100 लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब शुरू में लगभग 70 लोग 68 लोग इसमें जुड़े थे और वो क्योंकि हमारा भी प्रकल्प वही चलता है और विज्ञान भारती का भी वही चलता है, तो उससे ये प्रक्रिया रहती है कम से कम कि भाई साइंस टेम्परामेंट, क्योंकि साइंस एग्जीबिशन हो या साइंस हो, जब तक बच्चे के अंदर उस भावना को नहीं जगा पाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो मैं डॉक्टर मनोज कुमार जी अपने संग कटारिया जी जुड़े, इतने प्रोमिनेंट लोग हैं जिनके पास अपने समय में से हमको थोड़ा समय दिया, और प्रोफेसर रूप नारायण जी भी कुछ समय के लिए दिखाई दिए, जो कि प्रेसिडेंट है अपने वीवीएस के और बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड भी हैं अपने सीसीएस यूनिवर्सिटी में। और मनोज शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत अच्छा विषय रखा कि भाई हम ट्रेडिशनल टीचिंग को करते जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में जब बच्चा जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, तो उसे क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत अच्छा सुझाव सर का रहा। ऐसे ही पुनीत अग्रवाल जी थे, उन्होंने जो है बहुत अच्छी बात करी कि भाई अब हमारे पास इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जिससे हम डिमांड पैदा कर सकें। तो ऐसे दिशा निर्देशन, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर धीरेन्द्र जी की, जो कि अपने जनरल सेक्रेटरी भी हैं वीवीएस के, और उन्होंने सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके लगभग साइंस के उन लोगों को जागरूक करने की कोशिश की कि जहां पर हम बच्चों का टेम्परामेंट कैसे डेवलप करें, कैसे विकसित हो। और क्योंकि डॉक्टर धीरेन्द्र जी खुद डायरेक्ट प्रैक्टिकल से जुड़े हुए हो रहते हैं और मेरे साथ इस समय उनका लगातार कम्युनिकेशन रहता है, तो इन सभी लोगों का एक बार मैं हृदय से आभार प्रदर्शन करता हूँ। और आगे भी आशा करूंगा कि हम अन्य लोगों को भी जोड़कर, अभी तो एक ऐसा विशिष्ट पैनल हमने जोड़ा था कि हर विद्यालय से कोई एक दो लोग लिए थे, तो हमारी बात तो प्रत्येक कॉलेज में पहुंच गई है, लेकिन आगे हम इस फील्ड में बढ़ आपकी आवाज कटी है शायद। कि कॉलेज के स्तर पर हम किसी को ना किसी को बुलाते रहें और प्रत्येक कॉलेज की पूरी साइंस टीम, यानी कि अगर एक कॉलेज में 10-10 लोग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और हो सकता है कंप्यूटर के भी हो सकता है मैथ्स के भी हो, तो इन सभी लोगों का हृदय से आभार। जी बहुत धन्यवाद। प्रभात जी। जी सर, आगे आप प्रोसीड करें सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से भी अपने सभी गेस्ट का, पुनीत सर, मनोज पटारिया सर इन एब्सेंसिया, इवन भारद्वाज जी भी जुड़े थे। भारद्वाज जी हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संगठन मंत्री हैं विज्ञान भारती के। उनके घर के पड़ोस में एक कैजुअलिटी हो गई है आज, so that he was quite disturbed। तो थोड़ी देर वो बैठे भी थे और फिर आज बोलने के उसमें नहीं थे। बट डेफिनेटली जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसे सेशंस होने चाहिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट को ये जनरेट कर पाएगा। टेक्नोलॉजी का हमको ये जरूर बेनिफिट उठाना चाहिए। तो एक जॉइंट वेंचर था विद्या भारती और विज्ञान भारती का। तो इट्स नाइस प्रोग्राम, नाइस अप्रोच आल्सो। ये आपका इनिशिएशन था प्रभात जी और आपकी टीम का, जो इसको एग्जीक्यूट करवा पाए। और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू वंस अगेन पुनीत अग्रवाल जी and Manoj ji for putting their kind words and expert advice to our teachers and sharing their experiences। और ऐसे जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस को, अच्छे एजुकेटर्स हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं,
तो इनका हेल्प डेफिनेटली अगर स्कूल तक पहुंचेगा, स्कूल टीचर्स तक पहुंचेगा, तो स्टूडेंट में डेफिनेटली उसका संचार होना स्वाभाविक है. So I also must be thankful to you all. Thank you Manoj ji for hosting the session, and thank you everyone. Thank you Puneet sir once again. नमस्कार सर. Thank you very much. नमस्कार. नमस्कार प्रबल जी. नमस्कार. सर